अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्दर एमसीक्यूज़ के बारे में। जो एनेस्थीसिया की हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें चैप्टर 1 मैकग्रो-हिल का उसका क्वेश्चन नंबर हमने चैप्टर 1 के 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कोलीग्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इन्होंने एक साथ दिए हैं। उसमें कहा है यूज़ द फॉलोइंग सिनेरियो टू आंसर क्वेश्चंस 26 टू 27। ठीक है, ये कह रहे हैं अ यूनिवर्सिटी एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक, एक यूनिवर्सिटी एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक है, डायग्नोज किया उसने फियोक्रोमोसाइटोमा 7 पेशेंट्स में इन द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जो ये ईयर चल रहा है उसमें द मीन आर्टीरियल प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ द 7 पेशेंट्स, उन 7 पेशेंट्स में इनिशियल प्रेजेंटेशन पे क्या था 120, 130, 135, 145, 150, 150 एंड 164। तो अब ये कह रहे हैं द मीडियन ऑफ द मीन आर्टीरियल प्रेशर वैल्यू इज, मीडियन जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर वैल्यू का वो कितना होगा। देखें इन सब में जो सेंट्रल वैल्यू होगी ना वो मीन होगा। अब ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 में मतलब फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला यहाँ पे क्या है 145, तो इसका आंसर है 145। ठीक है, इसका आंसर हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना तो हमें आता है। अच्छा, उसके बाद 27 क्वेश्चन है द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन आर्टीरियल प्रेशर वैल्यू इज, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन आर्टीरियल प्रेशर की वैल्यूज़ में, वो है ऑप्शन नंबर ए 3.8, ऑप्शन नंबर बी 7.2, ऑप्शन नंबर सी 11.1, ऑप्शन नंबर डी 14.7 और ऑप्शन नंबर ई 22.4। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। ये आ गया आपका 27। द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एस इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सेंटर स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एस, वो किस इक्वेशन से दिया था, एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आएगा एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, x is the mean and xi represents each individual observation। तो ये कहना है the sum of the squares of the differences, जो differences का sum है स्क्वायर का वो कितना है 1298, thus the sample standard deviation is 14.7। देखो इसको आप सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1298 को आप माइनस कर दें x से, x कितना है x बार जो है वो मीन है, मीन इसका आएगा 142, 142 माइनस कर देंगे 1298 में से, फिर उसको डिवाइड कर देंगे n माइनस वन, n 7 है, 7 माइनस वन करेंगे तो 6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 13.8 कुछ आएगा। ठीक है, तो करीब करीब जो है वो ये 14.7 ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है डी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग IV सॉल्यूशन इज अ कॉलॉइड, कौन सा इन इंट्रावेनस सॉल्यूशन में से जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक है जो कॉलॉइड है। तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, बी है 0.9% सलाइन, सी है 7.5% सलाइन, डी है 5% एल्ब्यूमिन और ई है 5% ग्लूकोज। तो देखो इसमें मुझे जो लग रहा है वो एल्ब्यूमिन लग रहा है, क्योंकि कॉलॉइड जो है ना हाई मोलिकुलर वेट वाले सॉल्यूट्स होते हैं उसमें। तो लेट्स सी क्या होता है। 28 हाँ डी है ना, कॉलॉइड सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। तो हाई मोलिकुलर वेट हमारे पास क्या है एल्ब्यूमिन। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ऑफ द फॉलोइंग IV सॉल्यूशंस द वन हुज ऑस्मोलैलिटी इज मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लाज्मा इज ए लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, बी 5% ग्लूकोज, सी 2.5% ग्लूकोज टू प्लस 0.45% सलाइन, डी 0.9% सलाइन और ई 5% ग्लूकोज प्लस 0.45% सलाइन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। वो है द ऑस्मोलैलिटी, यानी द ऑस्मोलैलिटी ऑफ 5% ग्लूकोज plus 0.45% saline is approximately 50% greater than that of plasma. The other four solutions have approximately the same osmolarity as
प्लाज्मा। तो 0.545% सलाइन, ठीक है, वो पहले से ही जो है ना वो ज़्यादा हाइपरऑस्मोटिक होती है। फिर उसके साथ 5% ग्लूकोज जो है वो प्लाज्मा से 50 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब 50% ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इफ़ द स्किन रेजिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन's आर्म इज 6000 ohms, ये कह रहे हैं कि अगर स्किन रेजिस्टेंस जो है पर्सन एक आदमी के आर्म में वो कितना है 6000 ohms है, एंड द पर्सन's राइट आर्म इज कनेक्टेड टू एन अर्थ ग्राउंड, और दूसरा जो उसका आर्म है, पर्सन का राइट आर्म है, वो अर्थ ग्राउंड से लगा हुआ है, एंड 120 वोल्ट आर अप्लाइड टू हिज लेफ्ट आर्म, और उसके लेफ्ट आर्म पर हम 120 वोल्ट देते हैं। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम आर्म टू आर्म विल बी, जो आर्म टू आर्म करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होगा, नियरली जीरो इफ द 120 वोल्ट आर सप्लाइड बाय ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर वो ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड से ही आ रही है, तो जीरो के बिल्कुल जीरो के करीब होगा। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि 20 मिली एम्पेयर इफ द 120 वोल्ट आर सप्लाइड बाय अ ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वो कह रहे हैं कि 120 वोल्ट होगा अगर 20 मिली एम्पेयर होगा अगर ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आ रहा है। सी कह रहे हैं 20 मिली एम्पेयर इफ द 120 वोल्ट आर सप्लाइड बाय एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक अलग सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ग्राउंडेड नहीं है, तो 20 मिली एम्पेयर होगा। ऑप्शन डी है 50 मिली एम्पेयर होगा उसी आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और ऑप्शन ई है 50 एम्पेयर इफ द 120 वोल्ट आर सप्लाइड बाय एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और कहना है कि 50 एम्पेयर होगा अगर 120 वोल्ट जो है वो आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आ रहा है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। वो आंसर है बी, ये रहा। बी क्या था, 20 मिली एम्पेयर इफ द 120 वोल्ट आर सप्लाइड बाय ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, 20 मिली एम्पेयर अगर ग्राउंडेड एम्पेयर सिस्टम से आ रहा है। अच्छा, अब देख लेते हैं इसकी वजाहत। करंट विल फ्लो ओनली इफ बोथ द पेशेंट एंड द इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर ग्राउंडेड, करंट तब ही फ्लो होगा जब पेशेंट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों क्या हो, ग्राउंडेड हो। The magnitude of the current is given by Ohm's law that states that current in amperes equals the voltage divided by the resistance. Thus the current will equal 120 volt divided by 6000, तो ये हो जाएगा 2/100 और फिर 250 1/50, तो 1/50 इक्वल्स 2.02 एम्पेयर, जिसको हम 20 मिली एम्पेयर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आज ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, 31 से पहले इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ईच ग्रुप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 31 to 34 उन्होंने साथ दिया है। वो कहना है ईच ग्रुप ऑफ आइटम्स बिलो कंसिस्ट ऑफ लेटर्ड हेडिंग्स फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ नंबर्ड फ्रेजेस और स्टेटमेंट। For each numbered phrase or statement, select the one lettered heading or component that is most closely associated with it. Each lettered heading or component may be selected once, more than once or not at all. अब ये इसका खुलासा ये है कि भाई अब जो 4 सवाल आ रहे हैं उन चारों सवाल में से कोई भी एक ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना है जो इसको सूट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अगर एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा दूसरा आंसर में नहीं हो सकता, वो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या है, ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पेयर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी हेनरी, ऑप्शन ई फैरेड, ऑप्शन एफ ओम, ऑप्शन जी कूलम्ब, ऑप्शन एच वॉट, ऑप्शन आई सीवर्ट, ऑप्शन जे ग्रे, ऑप्शन के हर्ट्ज, ऑप्शन एल न्यूटन और ऑप्शन एम नो यूनिट। फॉर ईच मेजरमेंट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट यूनिट, हर मेजरमेंट के लिए आप एक अप्रोप्रिएट यूनिट सेलेक्ट करें, ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू विच अ पेशेंट इज एक्सपोज्ड व्हाइल अंडरगोइंग अ सीटी स्कैन। कौन से अमाउंट ऑफ रेडिएशन होती है जिसमें सीटी स्कैन में पेशेंट जो है वो अंडरगो होता है, तो वो है आई सीवर्ट, ठीक है ना। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। द यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर इज द सीवर्ट, तो यूनिट ऑफ रेडिएशन क्या है, सीवर्ट है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 कह रहा है कि द बेरिसिटी ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो बेरिसिटी जो है लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया में वो क्या है, इसका मेरे ख्याल से कोई यूनिट नहीं होगा, ऐसे इन्होंने जो है वो फनकारी की है, तो लेट्स सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है M. Baricity is the ratio of the specific gravity of the local anesthetic solution to the specific gravity of spinal fluid at the same temperature. Since it is a ratio, it has no unit.
बेरिसिटी क्या है? ये रेशो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन की, किसके साथ? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पाइनल फ्लूइड के साथ, सेम टेम्परेचर पर। तो जब रेशो होता है तो रेशो का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द इलेक्ट्रिकल पावर यूज बाय अ वार्मिंग ब्लैंकेट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, तो ये दोनों फिर हम साथ ही इसके आंसर्स देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 है द इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस ऑफ एन एनेस्थीजियोलॉजिस्ट मेजर्ड फ्रॉम द पर्सनस लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। एक इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस है जो एनेस्थीजियोलॉजिस्ट मेजर कर रहा है पर्सन के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। इसको भी हम देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज द वॉट, मैंने पहले बता दिया था। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस चेक करें, इम्पिडेंस इज रेजिस्टेंस, तो वो किस में होता है? ओम में होता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ और हम मज़ीद MCQs पर सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह एनाटमी के MCQs भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, और आपके जो भी दूसरे कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं जो एनाटमी पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।